हेलो बच्चों, वेलकम टू M12। लास्ट वीडियो में हमने 11 से लेकर 14 तक आपका जो चैप्टर है साइंस का 8th क्लास के लिए वो हमने कवर कर लिया था। आज हम चैप्टर 15 से चैप्टर 18 तक का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो चैप्टर 15 जो आपका है, चैप्टर 15 आपका पहला आता है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो इसके हम आज क्वेश्चंस लेंगे MCQ। इससे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन घर्षण द्वारा आसानी से नहीं बदला जा सकता? प्लास्टिक स्केल, तांबे की छड़, एक फुलाया गुब्बारा, एक ऊनी कपड़ा। बेटा प्लास्टिक के स्केल को भी आप पिघला सकते हो, मतलब तोड़ सकते हो, और फुलाए गुब्बारे को भी आप फोड़ सकते हो ना, और वापस या तो हवा निकाल के वापस वो अपनी पुरानी शेप में आ जाएगा। ऊनी कपड़े को भी आप चेंज कर सकते हो उसकी शक्ल। लेकिन एक तांबे की छड़ जो है उसमें आप किसी भी प्रकार का घर्षण अगर लगाते हो, रुकावट डालने की कोशिश करते हो, तो जल्दी से उसकी जो है आसानी से ना आकृति बदलेगी ना उसका रूप बदलेगा। तो इसलिए तांबे की छड़ जो है सबसे मजबूत होती है इन चारों में, तो उसको आप आसानी से जल्दी नहीं बदल सकते। क्वेश्चन नंबर 2, जब एक कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो क्या होता है? छड़ और कपड़ा दोनों सकारात्मक चार्ज हो जाते हैं। छड़ सकारात्मक चार्ज हो जाती है जबकि कपड़े पर नकारात्मक चार्ज रहता है। छड़ और कपड़ा दोनों ऋणात्मक आवेश प्राप्त करते हैं, या छड़ ऋणात्मक आवेश प्राप्त करती है और जबकि कपड़े पर धनात्मक आवेश होता है। तो बच्चों आपको इसका आंसर ये है कि जो आपकी छड़ है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, सकारात्मक चार्ज हो जाएगी, और जो कपड़ा है उस पर नकारात्मक चार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसके कहने का मतलब है कि कोई चीज ऑलरेडी चार्ज है और उस पर से क्या होता है, जो पृथ्वी पर जो आवेश है, पृथ्वी पर जो चार्ज है उसमें जो ट्रांसफर हो जाती है, जो अर्थ में ट्रांसफर हो जाती है, आवेश जो ट्रांसफर हो जाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चों उस प्रक्रिया को आप कहते हैं अर्थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की शक्ति को पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर है बच्चों आपका रिक्टर पैमाने पर। भूकंप को हमेशा नापने के लिए हम रिक्टर स्केल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों ये तो आपका पैमाना है जिस पर आप भूकंप को नापते हो, लेकिन जिस यंत्र से आप इसको नापते हो उस यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी प्राकृतिक घटना नहीं है? ऐसी कौन सी घटना है जो मानव निर्मित है? तो बच्चों भूकंप भी मानव निर्मित नहीं हो सकता, चक्रवात भी नहीं हो सकता, बिजली भी नहीं होती है, तो क्या रह गया है? अर्थिंग। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? अर्थिंग जो है वो प्राकृतिक घटना नहीं है। वस्तुओं को रगड़ने पर कितने प्रकार का आवेश प्राप्त होता है? 7th क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं 2, 1, 3 या 4। तो बच्चों आवेश जो है वो हमेशा 2 ही प्रकार का पहले होता है। कौन कौन सा होता है? सकारात्मक और ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 8, भवन को बिजली गिराने से बचाने के लिए बिजली की छड़ कहाँ लगाई जाती है? तो बच्चों भवन को बिजली गिराने से बचाने के लिए बिजली की छड़ हमेशा इमारत के शीर्ष पर लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, बिजली हमेशा डैश के बाद आती है। देखो जब बारिश होती है उससे पहले जब बिजली चमकती है, आपने देखा भी होगा बिजली चमकते हुए, तो जब बिजली चमकती है, जब आपको बिजली चमकती हुई दिखाई देती है ना, आपको गड़गड़ाहट उससे पहले सुनाई देती है। कभी भी बिजली चमकने के बाद गड़गड़ाहट नहीं आती है, पहले गड़गड़ाहट सुनाई देगी आपको, उसके बाद बिजली आपको चमकती हुई दिखाई देती है, उसके बाद बारिश होती है। तो बिजली हमेशा किसके बाद आती है? गड़गड़ाहट के बाद। क्वेश्चन नंबर 10, सुनामी का अर्थ क्या है? सुनामी का अर्थ, तो बच्चों जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है या समुद्र के नीचे किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस होती है, तो भूकंप की जब स्थिति बनती है तो उससे सुनामी आती है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है वो कि पृथ्वी पर सतह पर जो उत्पन्न तरंगे होती हैं उनको क्या कहते हैं? भूकंपीय तरंगे। जिस वजह से आपकी जो हमारी धरती पर जब भूकंप आता है तो पूरी धरती हिलने लगती है ना, जमीन हिलने लगती है, तो पृथ्वी की सतह पर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाती है, वो कौन सी तरंगे होती हैं? भूकंपीय तरंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में वो पूछ रहा है कि एम्बर क्या चीज है? तो बच्चों इसका आंसर आपको लिखना है, एम्बर जो है वो एक राल है, रेजिन भी बोलते हैं उसको, जिसको आजकल कुछ भी ज्वेलरी बनाने में आपने देखा होगा, कभी ज्वेलरी बनाने में भी यूज करते हैं, वो गोंद की तरह दिखाई देता है। तो एम्बर जो है वो एक राल है। यहाँ पर 15 चैप्टर खत्म हो गया है, अब हम 16 चैप्टर पे आ गए। 16 चैप्टर आपका है प्रकाश के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। वो पूछ रहा है कि क्या ये सही है या नहीं। उसमें आपको उसने ऑप्शन दिए हैं, ए हमेशा बराबर होता है, बी कभी कभी बराबर होता है, सी विशेष परिस्थितियों में बराबर होता है, या डी कभी बराबर नहीं होता। बच्चों आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है।
क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कौन सा है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है। आभासी दर्पण के पीछे बड़ा, आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का, यानी कि उसी के साइज का, दर्पण की सतह पर वास्तविक, या फिर वास्तविक दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का। तो बच्चों इसका आंसर आपका है वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु के समान आकार का ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि एक चिकनी चमकीली सतह जो प्रकाश को वापस उसी या अलग दिशा में परावर्तित करती है उसको क्या कहते हैं। तो कोई भी चिकनी चमकीली सतह वो कौन कौन सी बता रहा है, दर्पण, लेंस, प्रकाश का परावर्तन या आपतन बिंदु। तो बच्चों इसका आंसर आपका आएगा जो चमकीली सतह की जो बात कर रहा है ये वो चमकीली सतह आपकी है दर्पण, जहां से प्रकाश आकर और परावर्तित हो जाता है उसी दिशा में या फिर अलग दिशा में। प्रश्न नंबर 4 में वो कह रहा है कि परावर्तक सतह से टकराने वाले प्रकाश की किरण क्या कहलाती है। परावर्तक किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण या सामान्य किरण। तो बच्चों आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर आपने अभी पढ़ा था। तो आपतन कोण से आपका परावर्तन कोण से आपकी परावर्तक सतह बनेगी, तो आपतन कोण से कौन सी सतह बनेगी, आपतित किरण। कौन सी किरण बनेगी, आपतित किरण। क्वेश्चन नंबर 5 है 7 रंगों के बैंड को क्या कहते हैं, विबग्योर, स्पेक्ट्रम, परिक्षेपण या परावर्तन। तो बच्चों 7 रंगों के बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम विबग्योर इसलिए नहीं कहते हैं, विबग्योर आपके इंद्रधनुष को कहा जाता है, बैंड को नहीं कहते, बैंड को हमेशा स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो पूछ रहा है कि नेत्र गोलक के सामने का भाग क्या कहा जाता है। तो नेत्र गोलक के आपके जो सामने का भाग है बच्चों उसको कॉर्निया कहते हैं। रेटिना आपकी आंख के पीछे होता है, जो सामने का भाग होता है उसको आप क्या कहते हैं, कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 7, मानव आंख में छड़ और शंकु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शंकु मंद प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, शंकु उज्जवल प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, छड़ उज्जवल प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, या छड़ रंग समझ सकते हैं। इसमें आपका आंसर है बच्चों शंकु जो है वो उज्जवल प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये क्वेश्चन में गलत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश के परावर्तन के मामले में आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या संबंधित है। बच्चों यहाँ हमने सबसे पहले क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो सिंपली इसका ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, I=R। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो पूछ रहा है कि बैकव्यू मिरर के रूप में उपयोग किए जाने वाले दर्पण के नाम प्रकार का नाम बताएं। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। लेकिन बैक व्यू मिरर में आप हमेशा उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, उत्तल दर्पण में क्या होता है बच्चों, उत्तल दर्पण में आपको चीज बड़ी दिखाई देती है, जितना वो आकार होता है उससे बड़ी दिखाई देती है। तो जब आप बैक व्यू मिरर में उत्तल दर्पण लगाते हैं तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो पीछे की वस्तु होती है आपकी वो आपको बड़ी दिखाई देती है, यानी कि पास दिखाई देगी। जब वो आपको पास दिखाई देती है तो आप एक निश्चित दूरी ऑटोमेटिकली बनाकर रखते हैं, जिससे कि गाड़ियों में आपको सफर करते वक्त नुकसान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है दृष्टिबाधित लोग पढ़ और या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक राइटर, डिजिटल पेन, ब्रेल सिस्टम या हेयरिंग एड का उपयोग करके। देखो बच्चों हेयरिंग एड जो होता है वो उनके लिए यूज होता है जो सुन नहीं सकते। डिजिटल पेन जो होता है वो उनके लिए होता है या तो जिनके पास हाथ नहीं है, या फिर जो डिजिटलाइज्ड टेक्नोलॉजिकल पेन होते हैं वो आप नॉर्मली भी टैब में वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वो अलग होता है। इलेक्ट्रॉनिक राइटर जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक राइटर में आपको आप बिना किसी मेहनत के या अपना ज़्यादा फिजिकल इस्तेमाल, अपना फिजिकल मेहनत किए हुए भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन जो आपका ब्रेल सिस्टम होता है जो ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जो दृष्टिबाधित, जो देख नहीं सकते। इसमें आप बिंदु लाइक संरचना होती है, हर एक अक्षर के लिए बिंदुओं से जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि किस प्रकार से अक्षर को लिखा जाना है या पढ़ा जाना है। तो ब्रेल सिस्टम होता है जो दृष्टिबाधित लोग जिससे पढ़ते या लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक कैमरा और एक साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाई गई छवि क्रमशः होती है वास्तविक और वास्तविक, वास्तविक और आभासी, आभासी और आभासी, आभासी और वास्तविक। वो कह रहा है कि कैमरे से और साधारण सूक्ष्मदर्शी से कौन कौन सी छवि बनती है। तो बच्चों इसका आंसर आपका है बी, कैमरे से आपकी वास्तविक छवि बनती है और एक साधारण सूक्ष्मदर्शी से आभासी छवि बनती है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक किरण का आपतन कोण क्या है यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री के कोण पर है। वो कह रहा है कि आपतन कोण क्या है। अब ये आपतन कोण आपसे पूछ रहा है आई, ये वाला देख रहे हो आप, ये आपको आई पूछ रहा है। वो कह रहा है यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री के कोण पर है, यानी कि ये
वो कह रहा है कि अगर ये वाली किरण इस वाली किरण से 90 डिग्री के कोण पर है तो आपको आई की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दे रहा है वो 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो बच्चों पहला रूल जो आपको इसमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आई इज इक्वल टू आर। अब एंगल जो आई है, कोण आई और कोण आर बराबर हो गए, प्लस इन दोनों का योग, ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन एक रूल और क्या होता है, आपतन कोण जमा परावर्तन कोण इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो 90 डिग्री के 90 डिग्री के बराबर होता है। तो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो आप आई की जगह आर रख सकते हो, है ना। तो यहां हमने क्या किया है, एंगल आई यानी कि कोण आई प्लस कोण आर की जगह हमने कोण आई ही ले लिया, बराबर 90 डिग्री। तो 2 आई हो जाएंगे, 2 आई बराबर है 90 डिग्री, और एक आई को हम इधर ले लेते हैं तो 2 को इधर लाएंगे, 90 डिग्री के 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 45 डिग्री। तो बच्चों आपका आपतन कोण क्या निकलेगा, 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। ये आपका आता है चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 आपका तारे और सौर परिवार के बारे में, जो हमारा सौर मंडल है, जो हमारा आकाश है, स्पेस है, उसके बारे में। इसका क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है। आंसर याद कर लूं यार इसकी, नक्षत्र या एक धूमकेतु। तो बच्चों सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं, उपग्रह भी होते हैं और धूमकेतु भी होते हैं, बस क्या नहीं होते हैं, नक्षत्र। तो आपका आंसर क्या आएगा, नक्षत्र। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। तो आप जानते हो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति ये आपके ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, आपको याद है। अब सीरियस जो है वो एक तारा है, तो इसलिए ये सूर्य का ग्रह नहीं है क्योंकि ये एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रमा के चरण होते हैं क्योंकि। चंद्रमा आप देखते हो घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, तो वो पूछ रहा है कि चंद्रमा के चरण क्यों होते हैं। हम चंद्रमा का केवल वही भाग देख सकते हैं जो प्रकाश को अपनी ओर परावर्तित करता है। चंद्रमा से हमारी दूरी बदलती रहती है। पृथ्वी की छाया केवल एक भाग को ढकती है चंद्रमा की सतह का, और चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई स्थिर नहीं है। तो इसका कारण क्या हो सकता है बच्चों कि चंद्रमा के चरण हमें दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न चरण दिखाई देते हैं। वो इसलिए दिखाई देते हैं, या आपका ऑप्शन ए आएगा सही, क्योंकि चंद्रमा का हम केवल वही भाग देख पाते हैं जो प्रकाश को अपनी ओर परावर्तित करता है। मुझे लगता है मैंने आंसर। लिखित में से कौन सौर मंडल के परिवार से संबंधित नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर है आपका आकाशगंगा, क्योंकि आकाशगंगा के अंदर ही आपका सौर मंडल है। तो सौर मंडल में आकाशगंगा नहीं पाई जाती है, आकाशगंगा में सौर मंडल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हेली का धूमकेतु प्रत्येक कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है बच्चों, हेली का धूमकेतु। यह आपका आंसर है इसका 76 साल। हर 76 साल के बाद हेली का धूमकेतु दिखाई देता है। इंग्लिश में से हेलीज कॉमेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उर्स मेजर क्या है। स्टार है, नक्षत्र है, केवल दूरबीन से देखा जा सकता है, या एक उपग्रह है। तो बच्चों ये एक नक्षत्र है। क्वेश्चन नंबर 7, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो इसका आंसर है बच्चों आपका शनि। शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। जब हम खगोलीय दूरियां मापते हैं तो हम हमेशा किस इकाई को लेते हैं, प्रकाश वर्ष। लीप वर्ष नहीं लेते, शताब्दी भी नहीं लेते, और ध्वनि वर्ष भी नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, पहचानने योग्य आकार बनाने वाले तारे। जब हम आसमान में देखते हैं ना सप्तऋषि, जब देखते हैं सप्तऋषि क्या होता है बच्चों, तारामंडल। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, पहचानने योग्य आकार बनाने वाले जो तारे होते हैं उनको हम कहते हैं तारामंडल। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है। ध्रुव तारा, ओरायन, कैसियोपिया या फिर सूर्य। तो बच्चों आप जानते हो आपके सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, तो इसका आंसर आपका आएगा सूर्य। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अत्यधिक अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों अत्यधिक अंडाकार कक्षा में जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको धूमकेतु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में कौन सी छोटी वस्तुएं घूमती रहती हैं। तो बच्चों ये जो छोटी छोटी वस्तुएं ग्रहों के बीच में घूमती हैं, उनकी कक्षाओं में घूमती रहती हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपका बच्चों शुक्र। यह आपका चैप्टर नंबर 17 भी खत्म हो गया है। चैप्टर नंबर 18 है आपका, अब स्टार्ट करेंगे हम।
प्रदूषण, इसके बारे में आपका 18 चैप्टर, तो 18 चैप्टर के आप क्वेश्चन लेंगे हम। पहला क्वेश्चन है कौन सी गैस वायु का प्रमुख प्रदूषक है? तो बच्चों इसके ऑप्शन है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या प्रोपेन। तो इसका आंसर है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सबसे ज्यादा हमें नुकसान देती है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस गैस की सांद्रता में वृद्धि जिम्मेदार नहीं है? क्या आंसर है इसका? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसका आंसर आपका है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 3 है गंगा कार्य योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1980, 1984, 1982 या 1985? इसका आंसर है बच्चों आपका डी, 1985। क्वेश्चन नंबर 4, CO2 द्वारा कौन से विकिरण अवशोषित किए जाते हैं? मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कौन से विकिरण को अवशोषित कर लेती है, अपने पास सोख लेती है? अल्ट्रा रेड विकिरण, इंफ्रारेड विकिरण, पराबैंगनी विकिरण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर बच्चों आपका है इंफ्रारेड विकिरण। जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं उसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑटोमोबाइल के निकास में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है उसमें कौन सा तत्व मौजूद होता है? लेड, कैल्शियम, क्रोमियम या मैग्नीशियम? तो बच्चों इसका आंसर है आपका लेड, जो बहुत नुकसानदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है मार्बल कैंसर की घटना किसके कारण होती है? तो बच्चों मार्बल कैंसर की घटना जो है आपकी वो CFC के कारण होती है। CFC है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी वजह से मार्बल कैंसर की घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 7, हवा में बिखरे ठोस या तरल कणों को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों हवा में आपके ऑप्शन हैं ऑक्साइड, अम्ल, हाइड्रोकार्बन या फिर एरोसोल। तो बच्चों हवा में बिखरे ठोस तरल कणों को हम एरोसोल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका आगरा में ताजमहल को अधिक हद तक प्रभावित करने वाले प्रदूषण का क्या कारण है? किस वजह से जो ताजमहल है उसकी जो बाहर की बनावट है या उसका जो रूप है वो काफी हद तक प्रदूषित हो गया है? वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों वायु प्रदूषण है, जिसकी वजह से जो वायु में प्रदूषित कण होते हैं वो ताजमहल के ऊपर जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। सल्फ्यूरिक वर्षा होती है तो काफी हद तक उसको नुकसान पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों में क्या शामिल है? पहला है कोयला और पेट्रोलियम का जलना, दूसरा है वन रोपण, तीसरा वनों की कटाई या है कागज का पुनर्चक्रण। तो देखिए कागज का पुनर्चक्रण भी अच्छी बात होती है, वन रोपण पेड़ पौधे उगाने भी अच्छी बात होता है, और वनों की कटाई से वायु प्रदूषण का कारण है, पर प्रमुख कारण नहीं कह सकते, जितना कि कोयला और पेट्रोलियम के जलने से जो हवा में धुआं होता है, जो प्रदूषण फैलता है, वो सबसे ज्यादा माना जाता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? ए, कोयला और पेट्रोलियम का जलना। क्वेश्चन नंबर 10 है भोपाल त्रासदी का कारण क्या था? वायु प्रदूषण, जहरीली गैस का उत्सर्जन, जल प्रदूषण या फिर जहरीली गैस का रिसाव? तो बच्चों इसका आंसर आपका है जहरीली गैस का रिसाव। जहरीली गैस का रिसाव होने की वजह से भोपाल गैस त्रासदी को घटना उसकी हुई थी। तो बच्चों आपके यहाँ 18 चैप्टर, पूरा आपका साइंस का चैप्टर कवर हो चुके हैं 18 तक। तो उम्मीद करती हूँ आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे इस वीडियो को